ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और इस हिस्से में एक बड़ी खबर की बात करेंगे। खबर आ रही है कोलकाता से, जहां कस्बा लॉ कॉलेज में एक छात्रा से गैंग रेप रिपोर्ट की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एक आरोपी लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है तो 2 आरोपी लॉ कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं और कॉलेज के अंदर, कॉलेज के प्रीमाइसेस में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोलकाता पुलिस ने मनोजीत मिश्रा को अरेस्ट किया है। गैंगरेप केस में जैब अहमद को गिरफ्तार किया गया है और तीसरा आरोपी इस मामले में प्रमीत मुखोपाध्याय है जो गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 गिरफ्तारियां पुलिस कर चुकी है। इस बार लॉ कॉलेज में एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा छात्र गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। आरजी कांड के बाद कोलकाता में फिर से एक बार रेप के आरोप और इस बार गैंग रेप का आरोप लग रहा है कस्बा लॉ कॉलेज में। कस्बा लॉ कॉलेज में 25 तारीख रात को 3 लोग मिलके एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट से रेप किया है, ऐसे ही आरोप कस्बा थाना में दायर किया गया है। उसके बाद जैसे कि कस्बा थाना ने जिन 3 लोगों के खिलाफ ये आरोप लगा था, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 लॉ कॉलेज के स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है। तो ये पूरी घटना कैसे हुई, इसके बारे में पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और इसके साथ साथ जितने भी आरोपी है, यानी कि 3 आरोपियों को कुछ देर में ही कस्बा पुलिस स्टेशन से कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस अपने रिमांड में लेने के लिए कोर्ट पर मांग करेगी। तो सब मिला के कोलकाता में फिर से एक बार रेप का मामला सामने आया है और इस बार गैंग रेप का आरोप लग रहा है। एक छात्रा जो कि कस्बा लॉ कॉलेज के छात्रा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉलेज के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर ये पूरी घटना यानी कि गैंग रेप किया गया है उनके साथ। तो पुलिस इसके बारे में आगे की पूछताछ कर रही है और कुछ ही देर में उनको, जितने भी आरोपी है, उनको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार कोलकाता से लाइव जुड़े हुए हैं। ओंकार, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गैंगरेप पीड़िता की स्थिति क्या है और ये जो तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके बारे में और क्या डिटेल्स मिल रही हैं, कब ये घटना घटी है, पुलिस ने अभी तक क्या छानबीन की है? देखिए, इस वक्त मैं कस्बा के उसी साउथ लॉ कॉलेज के सामने हूं जहां पर ये पूरी घटना हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कस्बा में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज है और इसी जगह पे, यानी कि ये जो रूम सामने दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर 25 तारीख रात के 7:30 से 8:50 के बीच में ये पूरी अपराध संगठित किया गया, जिसमें 3 लोग शामिल है, जिनके नाम भी अभी तक पता चल पा रहा है। तो इन तीनों में से 2 छात्र जो कि कॉलेज के छात्र है और एक स्टूडेंट भी है। तो इसके बदौलत जो जानकारी हासिल हो पा रहा है कि ये 3 लोगों ने मिलकर इसी कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर में पूरी घटना को वारदात दिया है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गार्ड उस वक्त मौजूद थे, उनको भी इस जगह से हटाया गया और उसके बाद पूरी घटना घटाई गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें गार्ड की भी मिली भगत थी? साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के ओंकार, क्या आप ये बता रहे हैं कि इसमें गार्ड की भी मिली भगत थी, गार्ड को यहां से हटाया गया? जी देखिए, गार्ड को यहाँ से हटाया गया था। ऐसे ही पुलिस को प्राइमरी जो जानकारी है वो मिल पाई है। तो 3 लोग इसमें शामिल है बताया जा रहा है, जिसमें से 2 इसी कॉलेज के छात्र है और एक स्टूडेंट भी है। तो जो जानकारी फिलहाल सामने आ पा रही है कि 3 लोग पहले तो इस कमरे पे आए, उसके बाद गार्ड को यहाँ से जबरन हटा दिया गया और उसके बाद पूरी जो घटना है, पूरी घटना लॉ कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर में किया गया और इसी कमरे पे ये किया गया है। और फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, कोलकाता पुलिस की तरफ से जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर इस घर को सील कर दिया गया है और कोलकाता पुलिस की सील करने के बाद कुछ ही देर में यहाँ पर फॉरेंसिक भी पहुंचेंगे और फॉरेंसिक पहुंचते हुए यहाँ से जितने भी, लेकिन ओंकार ये बताएं, जो समय आप बता रहे हैं शाम 7:30 बजे से लेकर 8:50 के बीच में ये घटना घटी है, ये कॉलेज शाम को क्यों खुला हुआ था? प्रीमाइसेस तो पूरा लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। जी देखिए,
देखिए शाम के वक्त भी लॉ कॉलेज खुला रहता है क्योंकि कुछ कुछ क्लासेस भी चलते रहते हैं, लेकिन उस दिन क्या हुआ था उसी के बारे में फिलहाल पुलिस जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आमतौर पे इस कॉलेज 8 बजे तक खुला रहता है, ऐसा ही जानकारी हासिल हो पा रहा है। हालांकि आज रथ है, इसीलिए आज छुट्टी है, इसलिए आज कॉलेज तो बंद है, लेकिन उस दिन यानी कि 25 तारीख शाम के 7:30 से 8:50 के बीच ये पूरी घटना हुई और इस पूरी घटना में 3 लोग आरोपी माना जा रहे हैं। नहीं, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। अगर आप ये जानकारी दे रहे हैं कि कॉलेज का प्रीमाइसेस इवनिंग में भी ओपन रहता है, तो अगर क्लासेस चल रही होती है तो टीचर्स भी होंगे, कॉलेज का स्टाफ भी होगा। केवल एक गार्ड के ऊपर पूरा कॉलेज थोड़ी ना सिक्योरिटी निर्भर करती है, पूरा सिस्टम होगा। पूरा सिस्टम सो रहा था क्या कॉलेज का? देखिए इसी बात पर जांच फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। क्या उस वक्त एक ही गार्ड मौजूद थे, क्या प्रिंसिपल उस वक्त कॉलेज के अंदर मौजूद थे? तो प्रिंसिपल अगर मौजूद थे तो पूरी घटना जो हुई उससे नजर में क्यों नहीं आया? तो ये सारे के बात अभी फिलहाल सामने आ रहा है। पुलिस की तरफ से सारी जानकारी, सारी जांच पड़ताल फिलहाल किया जा रहा है और जिस घर पे ये पूरी घटना हुई है उस घर को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया है और कुछ ही देर में फॉरेंसिक भी पहुंचेगा और फॉरेंसिक पहुंचते हुए यहाँ पर जितने भी एविडेंस है वो एविडेंस भी यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिलहाल ये ओंकार आप नजर बनाए रखें, क्योंकि ये मामला इतना सीधा नहीं दिखाई दे रहा है। एक कॉलेज में इस तरह की घटना का घट जाना और इतने बड़े कॉलेज के किसी स्टाफ को ना पता चलना, स्टूडेंट्स को ना पता चलना, ये बड़ा हैरान कर देने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका ओंकार पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कथावाचक पर बवाल मचा हुआ है। इटावा में यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई सड़क पर आ गई है। इस बीच अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अटैक किया। बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातीय संघर्ष 2017 से पहले की सरकार की उपलब्धि रही है। एक जनपद, एक माफिया पिछली सरकार की पहचान थी। पहले दंगे और माफिया गिरोह ही यूपी की पहचान थे, लेकिन अब यूपी पूरी तरह बदल गया है। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने नाम तो नहीं लिया अखिलेश यादव का, लेकिन एक जनपद, एक जाति, एक ताकत जिसकी वो बात कर रहे थे, वो इशारा बड़ा साफ था। इटावा में कथावाचक विवाद और उस पर यादव संगठनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। पुलिस पर हमले के आरोप में 19 लोग हिरासत में लिए गए हैं। वहीं कथावाचक से बदसलूकी केस में 4 आरोपी गिरफ्तार पहले ही किए जा चुके हैं। दरअसल कल अहीर रेजिमेंट यादव संगठनों ने थाने का घेराव किया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसा दिए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। इटावा में 22 जून को कथावाचक का सिर मुंडवाने की घटना के बाद यादव संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। यादव संगठनों के करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी घटनास्थल दादरपुर गांव के बाहर जमा हुए और पुलिस के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। पुलिस ने एक्शन भी लिया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। कुल 19 लोग हिरासत में लिए गए हैं और कथावाचक से बदसलूकी के मामले में भी 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस को जो काम करना चाहिए वो तो हो रहा है, लेकिन वाया इटावा इस वक्त हर्षवर्धन जी ये पूरी जाति पॉलिटिकल यानी कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। नहीं, देखिए नेता लोग ये करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अखिलेश जी क्यों ऐसी कहें कि एक तरह से कहें कि कैच 22 सिचुएशन में फंस रहे हैं, जहां उनके लिए संकट बढ़ने वाला है।
कैसे? वही कई बार कहते हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग समाज, सब परेशान हैं, योगी राज में किसी को कुछ नहीं है, और अब वो एक जाति के खिलाफ पूरा आंदोलन कर रहे हैं। तो पता नहीं, मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि उनके कौन सलाहकार हैं। इस मसले में क्या हुआ, जिस गांव में ये पूजा हुई, भागवत कथा हुई, उन लोगों ने जो उसका सर मुड़ा या जो कुछ भी किया वो नीच कर्म था। उस नीच कर्म के लिए 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, अपना काम किया। अब वो फ्रॉड कथावाचक है, उस पर भी पुलिस अपना काम करेगी। ये कहानी यहां खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, अखिलेश यादव ने तबला बजवाने के लिए, ढोलक बजाने के लिए, गाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला लिया। ऐसा तो आज तक किसी राजनीतिक दल ने खुले तौर पर जातिवाद का नंगा नाच नहीं किया, वो अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ये करके बढ़िया फोटो छप गई, अखबारों में आ गया, वो घर बैठ गए। कुछ लोग शुरू हो गए कि चलो इटावा, चलो इटावा। 19 लड़के जेल में हैं, वो सब यादव समाज के ही होंगे। समाजवादी पार्टी ने कह रही कि हम तो उनके साथ नहीं खड़े, हमने तो कोई प्रदर्शन बुलाया नहीं था। मेरी मुश्किल यह है कि इस तरह से जब कानून हाथ में लेने का आह्वान किया जाता है और उसके आधार पर कुछ नौजवान पहुंच जाते हैं, तो नुकसान किसका है? चाहे यादव समाज का होगा, या हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण सभा पैदा हो जाए, वो भी कुछ कुछ बयान दे रही होगी, उसके कुछ लोग पहुंच जाएंगे। मेरा यह मानना है पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मसला था। इसमें जो भी जाति एंगल है, उन लोगों को उसके आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, और कार्रवाई हुई भी, पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन जो नेता कूदे हैं वो समाज में जाट बांटने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ मिलेगा, इसमें मुझे संदेह दिखता है। समीर जी, आपको लगता है राजनीतिक लाभ इसमें मिलेगा समाजवादी पार्टी को, या कोई भी यादव संगठन हो? अब ये जो गगन यादव भी हैं, इनकी अपनी हैसियत क्या है राजनीति में वो हम सब जानते हैं। ये अपना रेजिमेंट पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो ये चर्चा चल रही है, यादव बनाम ब्राह्मण करने की जो कोशिश कर रही है, क्या इसमें सफल हो पाएंगे अखिलेश यादव? इस तरह की कोई भी अगर घटना घटती है तो राजनीतिक लाभ लेने का राजनीतिक दल कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव का तो यादव वोट बैंक, तो अखिलेश यादव का ही वोट बैंक है, कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल का तो नहीं है। इस पूरे जिस तरीके से जो घटना घट रही है उससे अखिलेश यादव को नुकसान ज्यादा होगा राजनीतिक रूप से। जो अखिलेश यादव 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, जो सबको साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और इस तरीके इसमें राजनीतिक होती रही कि इसके पहले भी हुआ था जब करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया, उसके बाद उन्होंने पूरा तलवारें निकाल ली थी, तो वो समुदाय इकट्ठा हो गया। तो जब जाति की आती है, अपनी जात के ऊपर जब बात आती है, तो इस तरीके जो संगठन बनते हैं वो बने इसलिए होते हैं कि जब उन्हें लगता है कि भाई उनकी जात के ऊपर बात आ रही है तो इकट्ठा होना है, प्रदर्शन करना है। मुझे लग रहा है ठीक नहीं। और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था बिना नाम लिए अखिलेश को, मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश का नाम लेकर भी कहते तो ये तो सच्चाई है ना कि 2017 के पहले किस तरीके से जातिवाद के दंगे होते थे, किस तरीके से सारे माफिया लोग राज करते थे, अपना एरिया बांट लिया था कि भाई इस एरिया का ये माफिया है, उस एरिया का वो माफिया है। उन सारे माफियाओं को लखनऊ की बेटी सरकार संरक्षण देती थी और उनके माफत पूरा हफ्ता वसूलू का खेल अखिलेश यादव की सरकार करती थी। तो मुझे लग रहा है कि 2017 के बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा तंत्र हुआ है, सारे अपराधी खत्म हुए, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, अब चुनाव के पहले 2017 में जब चुनाव आ रहे हैं तो अखिलेश यादव किसी ना किसी तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री या यूं कहे कि जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वो उनकी राजनीतिक जरूरत है और वो अपनी राजनीतिक जरूरत के आधार पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब ये देखना तो उत्तर प्रदेश सरकार को है कि इस राजनीति को वो विफल करते हैं या सफल होने देते हैं। सर, लेकिन मैं फौज के एंगल से भी इस बात को समझना चाहती हूँ। जब ये अहीर रेजिमेंट की बात होती है, किसी एक जाति आधारित दल की बात होती है, इसे किस तरीके से देखती है सेना? देखिए, फौज के अंदर बहुत क्लियर है, ना धर्म है ना जाति है, सिर्फ देश है और देश सर्वोपम है। वहां तो आप देखेंगे कि धर्म स्थल भी जो होते हैं एक ही जगह पे आपको मिलेगा, एक अच्छा सा मंदिर जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर होंगे, उसी के साथ गुरुद्वारा होगा, उसी के साथ मस्जिद होगी, उसी के साथ छोटा सा चर्च होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी नेशनलिस्टिक फीलिंग को बांध दिया जाता है जहां पे ना हम जाति की तरफ देखते हैं ना धर्म की तरफ, हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, वो है देश। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर कि पहली चीज है कि देयर इज नो डाउट कि लॉ एंड ऑर्डर जो है यूपी के अंदर बहुत सुधरा है। आप रोज देखते हैं पिक्चरें कि कैसे जो एलिमेंट्स हैं, टेरर एलिमेंट्स, मैं इनको आतंकी नहीं कहूंगा, बट वो वाले एलिमेंट्स जो समाज के अंदर टेरर, एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनके ऊपर आप देखें किसी के पैर पे टांग पे गोली लगी होती है, किसी का कोई, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में सॉलिड इंप्रूवमेंट है। दूसरी चीज आती है, ये दो क्रिमिनल एक्ट्स थे
ये क्रिमिनल एक्ट्स को अब बनाया जा रहा, राजनीतिक एक्ट्स। तो क्रिमिनल एक्ट्स पहला है जो बदतमीजी या दुर्व्यवहार किया गया जो कथावाचक था उसके साथ, और दूसरा है जो कथावाचक का फ्रॉड होने की जो बातें आई हैं, जो इनकरेक्ट आइडेंटिटी कार्ड थे, अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड थे, या फिर महिला के साथ दुर्व्यवहार था। तो कहीं ना कहीं ये जो दो क्रिमिनल एक्ट है उसका फायदा उठा के वोट कंसोलिडेशन की कोशिश की जा रही है। वोट की पिच तैयार होती है इससे समाजवादी पार्टी के लिए, विजय जी? देखिए, ये समाजवादी पार्टी से भी पहले मसला ये है कि जैसे अभी चर्चा हुई कि वो करणी समाज था, करणी समाज ने कुछ किया था किसी बयान को लेकर। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो पॉलिटिकल लीडरशिप ग्रो कर रही है ना, जिनको अभी राजनीति में जगह नहीं मिली है, उनको ये सब चीज़ें बड़ा मौका देती हैं कि कभी करणी समाज के नाम पर कुछ खड़े हो जाएं तलवारें लेकर, कि उनका चेहरा आ जाए, आई रेजिमेंट हो गई है, क्योंकि अभी उनका वो नाम आ गया कि समाजवादी इन्होंने पार्टी के नेता नहीं बने, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बने, या किसी भी पार्टी के। तो वो फर्स्ट स्टेप वाले जो लोग हैं अपनी दुकान बनाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल जमीन को मजबूत करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। अखिलेश जी को कोई इससे बड़ा फायदा होगा मुझे ऐसा नहीं लगता। और जैसे हर्ष जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक बात थी, पहले दोनों बातें हो गई, उसमें जिन लोगों को गिरफ्तार करना था वो गिरफ्तार हो गए, उनके खिलाफ जो मामले थे वो भी हो गए, और वहां बुलाकर उनको करने से कोई यादव वाला मसला, कोई बड़ा फैसला नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन सब राजनीतिक दल इसी तरह से करते हैं। जो हुआ था उसमें करणी समाज वाले मामले में, वो भी वैसी की वैसी राजनीति थी, तो उसको भी ध्यान रखिए। और यहाँ जो हो रही है, लेकिन आप ये एक पैटर्न नहीं देख रहे, रह रहकर इस तरीके के मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं, या ये ऐसे मुद्दे क्रिएट हो जा रहे हैं, क्रिएट होते जा रहे हैं, और उसको किसी भी बहाने से आप गर्म कर देते हैं, और उससे सोशल टेम्परामेंट भी बढ़ता है, सोशल टेम्परेचर पहले भी बढ़ता है। सांसद आपने चूप जहां पे महाराष्ट्र में तो भाषा विवाद को लेकर जो उद्धव ठाकरे आएंगे फिर महाराष्ट्र के ऊपर हम पूरा समय देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए हमने अलग से पूरी जो है तैयारी करके रखी है, बात महाराष्ट्र की भी होगी, लेकिन थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का आप देखें सेटलमेंट है वो बिहार से मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पर भी वही जाति दोनों ही राज्यों में वही हो रहा है। अभी बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल की एक प्रवक्ता के ऊपर बहुत ही घिनौना एक व्यक्ति ने टिप्पणी की। अब उसमें जब थोड़ा गहरे गए तो पप्पू यादव ने लिखा, और वो दिखा भी कि वो आदमी तेजस्वी यादव के साथ बैठा हुआ था, वो अपने को मतलब सवर्ण और जो भूमिहार और तो जो दोनों राज्यों में जातीय घृणा, जाति विद्वेष, जाति विभाजन की जो कोशिश हो रही है, निश्चित तौर पर जो आपने कहा मीनाक्षी कि दोनों का एक जैसा कुछ मिलता जुलता सोशल एक तरह से डेमोग्राफी है, तो शायद वो भी कोशिश हो रही होगी। बिहार में अगले 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो वो भी एक वजह होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के समय में जब सब चीजें इतनी तेजी में सामने आ जाती हैं, तो ये सब कुछ फायदा देगा क्या? ये जनता तय करती है। ठीक वैसे ही अब महाराष्ट्र, क्योंकि समीर जी आपने बात कर दी, तो बात महाराष्ट्र की सियासत की करना यह हमारे लिए जिम्मेदारी भी और ऑब्लिगेशन भी है। महाराष्ट्र में एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे हैं, लेकिन दोनों एक साथ जब एक तस्वीर में साथ दिखाई देते हैं तो नई खिचड़ी पक रही है क्या? सवाल ये पैदा होता है। हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाए जाने को लेकर ये दोनों भाई साथ आ गए हैं। एमएनएफ और शिवसेना उद्धव गुट एक साथ विरोध करने जा रहे हैं इसका। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के विरोध में एकजुट होकर प्रोटेस्ट किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र की पुरानी ग्लोरी वापस लाई जाएगी। अब देखिए, दो बातें हो सकती है। एक ग्लोरी वो जो इस तस्वीर में पीछे बाला साहेब ठाकरे की दिखाई दे रही है, उनके लेगेसी की दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी टूट चुकी है, यानी कि शिवसेना का चाहे नाम हो, चाहे प्रतीक चिन्ह हो, चुनाव चिन्ह हो, वो सब कुछ जा चुका है। क्यों? क्योंकि पार्टी कमजोर हो चुकी है। और इधर अगर हम राज ठाकरे की भी बात करें तो राज ठाकरे की भी पार्टी की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। तो भाषा ही सही, भाषा के नाम पर अगर दोनों भाई साथ आते हैं, पहले तो साथ आएंगे क्या ये रिश्ता तस्वीरों से ज्यादा बढ़कर, समीर जी, दिल का रिश्ता बनेगा क्या? संजय राउत की बाइट भी हम सुनाएंगे, लेकिन वो बयान भी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले इस पर एक क्विक कमेंट। देखिए, दिल का रिश्ता बने या नहीं बने, वोट का रिश्ता जरूर बन जाएगा ये बीएमसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से अभी हुआ। देखिए, ये मौका किसने उपलब्ध करा दिया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को करीब आने का लिए, मराठी अस्मिता की बात करने का? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया ना।
जब त्रिभाषा की बात आई तो आपने कहा मराठी इंग्लिश के बाद तीसरी भाषा हिंदी अनिवार्य होगी। भाभा भूसे जो है अभी शिक्षा मंत्री है वो सेकुलर निकाल देते हैं। जब विवाद होता है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, वो तीसरी भाषा हिंदी अनिवार्य नहीं होगी, कोई भी वैकल्पिक भाषा आप ले सकते हो। लेकिन ये मुद्दा बैठे बिठाया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को मिल गया, जो राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर लगभग चले गए थे। अब चूंकि मुंबई में 3 से 4 महीने के अंदर कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले 29 नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, जिसमें मुंबई सबसे बड़ा है, ठाणे है, पुणे है जैसे बड़े नगर निकाय आएंगे जहां मराठी एक बड़ा वोट बैंक है। अगर बंबई महानगर की बात के बारे में 227 सीटों में से 100 सीटें ऐसी है जो मतलब मराठी ये प्रभुत्व मुद्दा आप वाली कह रहे हैं कि मुद्दा भाषा का नहीं है, मुद्दा बीएमसी चुनाव का है। निश्चित रूप से है। बीएमसी चुनाव के मराठी वोटर की अगर बात की जा रही है, उद्धव ठाकरे ने तो कल बोल दिया कि भाई हम हिंदू हैं लेकिन हम हिंदी नहीं है, हम मराठी अस्मिता की हम बात करेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने मराठियों को बोला है कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, आपको बटना नहीं, सारे मराठी इकट्ठे हो अच्छा, ये जाएंगे। बटेंगे कटेंगे ये चुनावी जुमला जो है, ये नारा जो है अभी तक चल रहा है। मैं जरा एक बार रिएक्शंस बता देती हूँ समीर जी दर्शकों को। संजय राउत ने पहले तो जो पोस्ट लिखी है उसके साथ एक तस्वीर लगाई जिसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, एक साथ दिखाई दे रहे हैं और माना ये जा रहा है कि संकेत दोनों भाइयों के बीच बढ़ रही नजदीकियों का है और पुरानी ग्लोरी का मतलब यह है कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की ओर ये इशारा है। और ये 3 भाषा का ये जो फॉर्मूला है, इसके तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को लागू किया जा रहा है, जिसका राज ठाकरे विरोध कर रहे हैं। अब इससे जुड़े हुए जितने भी रिएक्शन हैं वो एक एक करके आप सुन ले और फिर चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलनाची सुरुवात असेल, कारण 2च आंदोलन करून हे आंदोलन काय थांबणार नाही। हे आंदोलन पुढे जोपर्यंत ही सक्ती मागे घेतली जाणार नाही तोपर्यंत चालू राहील। तसं पाहिलं तर मुळामध्ये हा विषय 5 मिनिटांमध्ये संपण्यासारखा आहे। मुख्यमंत्र्यांनी जर का जाहीर केलं की मी माझ्या राज्यामध्ये हिंदीची सक्ती करणार नाही, होऊ देणार नाही, त्याच्यासाठी सादरीकरण करण्याची काही गरज नाही आहे। आणि हे दळण कशासाठी दळताय, म्हणजे परत तुम्ही जी काय म्हणजे भाजपने जी काही घोषणा केली होती बटेंगे तो कटेंगे, म्हणजे आता बाटेंगे आणि काटेंगे असं त्यांचं एक धोरण दिसतंय की जी काही चांगली एक जिन्सीपणा या सर्व इतर भाषिक आणि मराठी भाषिकांमध्ये राज्यात आणि मुंबईमध्ये आहे, त्याच्यात कुठेतरी मिठाचा नाही तर विषाचा खडा हे टाकतायत। हा माझा स्पष्ट आरोप नाही तर माझा समज आहे की हे चांगलं सगळं चाललंय त्याच्यामध्ये हा विषाचा खडा टाकतायत। कारण हिंदी भाषेला विरोध आम्ही केलेला नाही, पण हिंदी सक्तीला विरोध आमचा आहे आणि तो राहणार। संपूर्ण गोष्टीला आमचा पूर्णपणे विरोध असेल, आहे, राहणार। हिंदी किंवा इतर कुठच्याही भाषेची सक्ती महाराष्ट्रामध्ये होऊ देणार नाही म्हणजे नाही। आणि या गोष्टींसाठी म्हणून मी सर्व पक्षांना आवाहन करतोय की येत्या 6 जुलैला गिरगाव चौपाटीवरून मोर्चा काढायचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। त्या संपूर्ण मोर्चामध्ये कुठेही कोणताही झेंडा नसेल, तो संपूर्ण मोर्चा हा मराठी माणसाचा असेल। माझं उद्धवजींना एवढंच सांगणं असेल की मराठी भाषेमध्ये टोमण्यापेक्षा चांगले अलंकार आहेत, त्या अलंकाराचा त्यांनी उपयोग केला तर अधिक चांगलं होईल। यापेक्षा जास्त मला काहीच सांगायचं नाही, कारण हिंदी सक्ती नाहीच, मराठी सक्ती आहे, हिंदी ऑप्शनल है। अब देखिए, हिंदी को अनिवार्य बता रहा है कौन? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बता रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है। और इसी ट्रैक पर इस वक्त शरद पवार भी चल रहे हैं महाविकास आघाड़ी में, यानी कि ट्रैक सबके अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं। विजय जी, इस पर जल्दी से आपका एक कमेंट। ये भाषा के नाम पर है, वोट के नाम पर है, दोनों भाई साथ आने वाले बीएमसी चुनाव के नाम पर है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मिलकर एक साथ हो रहा है, सब एक साथ। बीएमसी का चुनाव भी आ रहा है, आपने मौका दे दिया है। और राज ठाकरे का तो पूरा स्टैंड, शिवसेना का स्टैंड तो हमेशा से ही हिंदी भाषियों के खिलाफ रहा है, उत्तर भारतीयों के खिलाफ रहा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के वजह से थोड़ा सा वो पूरा मूवमेंट उनका कमज़ोर हुआ था, और राज ठाकरे तो बहुत लगातार करते रहे। आप सोचिए, अभी तो पिछले इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की मदद की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और उद्धव ठाकरे ने, मेरे ख्याल से समीर जी बता सकते हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था, और वो दोनों साथ आ गए इस मौके पर। और शरद पवार जी ने भी ये कहा कि प्राइमरी में हिंदी को नहीं लाना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन इसका बड़ा मसला क्या है? भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन वो तो ऑप्शनल बता रहे हैं। नहीं, ये ऑप्शनल, आप सोचिए तमिलनाडु में भी ये कि यही मसला हुआ था। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, एनईपी जो
है उसको लेकर पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पर दूसरी भाषाएं हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, उन सब जगहों पर इस बात का विरोध हो रहा है कि आप हिंदी को मत थोपिए। आप वो ऑप्शनल कह रहे हैं, उसका अलग, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? उससे एक पॉलिटिकल पार्टीज को ये मौका मिल जाता है। आपने ऑप्शनल लिखा भी हो तब भी उनके पास ये मौका हो जाता है कि वो बताएं कि भैया मराठियों सर आप ना विषय एकेडमिक करते रहे, मैं प्योर पॉलिटिकल ले जाना चाह रही हूँ। सर मैं ये पूछना चाह, दोनों भाई जो है वो साथ मिलाप कर रहे हैं, नहीं कर रहेंगे? नहीं, चुनाव के लिए तो कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। फायदा होगा? देखिए दोनों के पास अभी कोई जगह ही नहीं है ना, फायदा क्या, खाली बैठे हुए हैं दोनों, तो कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। कुछ तो हो ही जाएगा। हर्षवर्धन जी? नहीं देखिए, एक तो ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और यहाँ तक मुझे याद है कि सौरभ के साथ इंटरव्यू में इसी इंडिया टीवी पर ही कॉन्क्लेव हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने बहुत साफ कहा था कि कोई ऐसी बाध्यता किसी को भी हिंदी भाषा की है ही नहीं, सिर्फ मूल बाध्यता मातृभाषा की है। ये जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, जिसको हम भारतीय भाषा फॉर्मूला भी कह सकते हैं, अंग्रेजी चूंकि इंटरनेशनली चाहिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि वो चाहिए तो उनको चाहिए, लेकिन इसका एक पहलू है, जिस तमिलनाडु में ये सब कहा जाता है वहां भी 90% बच्चे वो हिंदी ही ऑप्ट करते हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात रही, मराठी के ज्यादातर बड़े विद्वान साहित्यकार वो सब हिंदी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हिंदी और मराठी का ऐसा एक तरह से कहें कि उनके जो शब्द हैं, उनके जो अलग अलग बोली में जो निकल कर आते हैं वो एक जैसे हैं। ये कोशिश बाला साहब ठाकरे के समय से हो रही है, लेकिन आज तक उसको वो बहुत कोई राजनीतिक लाभ के तौर पर नहीं ले जा पाए। और अब जब देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, जब ये कानून साफ साफ कह रहा है कि आप जो भी चाहिए वो भाषा पढ़िए, उसमें ये दोनों मिलकर थोड़ा कुछ माहौल बना लें, इससे ज्यादा तो मैं देखता नहीं। और देखिए राज ठाकरे डरे कितने करें, कोई झंडा वंडा नहीं लेके आएगा, क्योंकि उनको पता है कि एमएनएस का झंडा लेके चलने वाले पता नहीं 1-2% भी हैं कि नहीं है, तो उनको अपनी इज्जत फंसी हुई दिख रही है। ठीक है, दोनों भाई साथ आ जाएं तो भाइयों का मिलन तो हम सबको अच्छा लगेगा। क्या समझिए, आपको नाराजगी नहीं? और दोनों अलग अलग कार्यक्रम कर रहे थे, वो एक साथ आ गए तो ठीक है, दोनों के कार्यक्रम अलग होने वाले थे।